बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। शाज़िया ज़ीशान आज कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से ये प्रोग्राम अपना कंडक्ट नहीं कर सकी। नाज़रीन, हम आगाज़ करने जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से, मगर इसके साथ जुड़ी और भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसे कि साबिक जर्नल्स हों या साबिक जजेस हों, उनके एहतसाब का एक बयानिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनाया है। मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्शन में ये बयानिया जो है मकबूलियत दे सकेगा, ये सवाल अपनी जगह पर अभी भी खड़ा है। ऐसे में जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने वाले हैं आइंदा आने वाले महीने यानी कि अक्टूबर के अंदर, इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अहम सवाल उठ रहा है अपनी जगह पे कि जिस एहतसाब की बात मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के कर रहे हैं कि वो एहतसाब सबका करेंगे, जिन जिन के नाम भी उन्होंने लिए हैं, उनकी अपनी ही हुकूमत समझी जाती है जो 16 महीने पाकिस्तान के ऊपर रही है मुसल्लत। उस दौरान उनकी हुकूमत के दौरान ये एहतसाब क्यों नहीं होता हुआ नजर आया। एक और भी बात उठ रही है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने से पहले इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इनकलाब उनकी अपनी पार्टी को शायद नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है, फायदा गिना चुना हो सकता है। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत ज्यादा नून लीग की तरफ से सुनने में आई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त अदालतों से सजा याफ्ता है और जो उनके सियासी हरीफ हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो इस वक्त जेल की काल कोठरी के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर मुकाबले की हम बात करते हैं, सियासी मैदान सज जाता है, तो ये हमें बिला मुकाबला एक सियासी महाज हमें नजर आएगा। मगर नवाज शरीफ साहब को बहुत सारे ऐसे कानूनी महाज हैं जिन पर चैलेंजेस हैं, सामना करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा उनका खतरा है। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के वक्त उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर उनकी लीगल टीम बहुत सी ऐसी मामलात हैं जिनके ऊपर गौर गौज कर रही है। इन्हीं मामलात के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब वो हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि खुशी का समा था नून लीग के लिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फाइनली कोई डेट हतमी तौर पे अनाउंस हुई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मगर ये क्या हुआ, उन्होंने साबिक जजेस हों, साबिक जर्नैल हों, उनके खिलाफ बड़े सख्त किस्म का अपना बयानिया दे दिया। ऐसे में जब अभी उन्हें वतन वापस आना है तो ये क्या मामला है? क्या मकबूलियत की तरफ बढ़ रहे थे, इलेक्शन का इसे स्टंट कहा जाए, क्या था, या इलेक्शन की कंपेन ही आप ऐसे शुरू करने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो जो फंक्शन था जो लाहौर में हो रहा था फ्लैटीज होटल में, उसके अंदर मईशत की बात हो रही थी कि हम आज इन मुश्किलात में क्यों घिरे हुए हैं, जहां बेहद महंगाई है, जहां एक आप डॉलर्स के लिए जो है आपको हर जगह चाहे वो IFIs हो, बायलैटरल्स हो, मल्टीलैटरल्स हो, उनके आगे आपको जो है एक मुश्किल वक्त आ रहा है डॉलर्स रेज करने के लिए। माशी तौर पे मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, तो क्या वजह है? तो उसकी बात में उन्होंने कहा कि जिस तसलसल पे ये मुल्क चल रहा था 2013 से 17 में तरक्की की राह के ऊपर गामजन था, फिर इस मुल्क के अंदर एक तजर्बा नाफिज किया गया, पनामा से कामा निकाला गया और यहाँ उस जो पूरा एक चाल थी, एक प्लानिंग थी, उसके अंदर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी थी वो शामिल थी। और RTS बिठाया गया, एक जमात को नाफिज किया गया, एक पॉपुलर जमात को जो है वो उसको कंट्रोल करके, उसको टारगेट करके, उसकी लीडरशिप को टारगेट करके हटा के उनको नाफिज किया और मुल्क डीरेल हो गया। तो ये जो थी इस तर्ज में बात हो रही थी और बिल्कुल ये तो अब हकायक हैं और ये ऐसे हकायक हैं जो बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। ये चीजें तो बाद में भी तस्लीम भी कर ली, खान साहब ने भी तस्लीम कर ली, बाजवा साहब ने भी कुछ जो उनके कॉलम वगैरह लोग जो मुख्तलिफ दीगर लिखते रहे और वहां से भी ये चीजें वाजे हो गई कि वो एक सिलेक्टेड हुकूमत थी और वो जितना जो वो सुप्रीम कोर्ट थी वो आज टिकटें बांट रही थी कुछ अर्सा पहले तक PTI की। तो ये सारी चीजें तो हकीकत साबित हो चुकी है। तो अब इशू ये है कि आपने इन हकायक को अवाम के सामने तो रखना है। जब बात होगी कि सियासत के अंदर जब मुदाखलत की जाती है, जब इस तरह की डीरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी होती है, तो फिर उसके साथ मुल्क को बेहद नुकसान पहुंचता है। तो फिर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, ये डिमांड करना कि उनका एहतसाब किया जाए, ये एक जायज डिमांड बनी, ये एक जायज नारा बना, तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। और ये जब हकायक भी अवाम को पता है तो फिर ये इशू रेज करना तो हर एक का फर्ज है। सही है, लेकिन राना साहब, जिस हकीकत की तरफ आप ये बात कर रहे हैं और आपने तमाम लोगों के नाम भी गिनवा दिए, तमाम सियासी पार्टियों के भी, कि वो भी इस हकीकत से आशना और वो तस्लीम करते हैं, क्या
शहबाज शरीफ साहब इस हकीकत को तस्लीम करते हैं जो नवाज शरीफ साहब ने बयान की? देखिए, मैं तो समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को भी इन हकायक का पता है, और ये बात बिल्कुल एक इस पे सवालिया निशान उठता है कि एहतसाब जो है वो आप इन लोगों का कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और पहले माजी में जब हमने किया, मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया और उसकी बात की, तो उसकी हमें सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन आप देखें कि कहाँ कहीं वो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, वो चीजें कानूनी तौर पे मुकम्मल हो जाती, तो शायद ये तजर्बा जो 2018 में होता वो ना होता, उसको दोहराया ना जाता। तो अगर इसका तकाजा हम कर रहे हैं तो ये मुल्क के मफाद के लिए कर। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ डिवीजन भी हमें नजर आती है। जो बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब शामिल हैं या फिर राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, कि किस तरह से माजी से 2019 से ऑनवर्ड ये गेम पूरी तैयार की गई थी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एक्सटेंशन हमने एक खास शर्त की बुनियाद पर दी थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं हम करते ना करते वो सब होना था। ये जो आप लोगों की जमात की तरफ एक नारा है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए पर सब यकजा हैं, यकजान है या डिवीजन है जो बज़ाहिर नजर आ रही है? देखिए, ये तो हमेशा लोगों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहे हैं पार्टीज के अंदर, और काफी लोगों का ये ख्याल है कि हमें तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें जो है मफाहमत की सियासत करनी चाहिए है, और इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ना है, तो क्या ये चीजें अगर दोहराई जाएंगी बार बार और यही कुछ होता रहेगा, तो क्या ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा? तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जिस मसले से हम आज गुजर रहे हैं, जो एक तजर्बा किया गया, देखें जो सदर हैं पीटीआई के, परवेज इलाही साहब, उनके अल्फाज हैं कि नेफ्टी चेंज होते रहे, यहाँ बिल भी वो पास कराते रहे, उनकी मामनत से होते रहे, यहाँ सेनेट के नंबर भी वो पूरे करते रहे। तो ये आज तो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि मुदाखलत सियासत में नहीं होनी चाहिए, और ना वो कर रही है। यही हमारा भी नारा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक एक्सटेंशन की बात है, वो ऐसा फैसला है कि जिस पे फख्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वक्त की उसकी वजाहत राना सनाउल्लाह साहब ने कर दी कि क्या वजूहात थी। बेहतर ये, फिर भी मैं ये कहता हूँ, बेहतर होता कि वो उस एक्सटेंशन के अंदर कोई भी जमहूरी पार्टी उसका साथ ना देती तो बेहतर होता। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हम साथ ना भी देते तो वो बिल पास हो जाने थे, लेकिन सिंबॉलिकली नहीं देना चाहिए था, किसी भी जमात को नहीं देना चाहिए था, और वो लेजिस्लेशन होनी नहीं चाहिए थी, हो गई। लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें हकायक तो रेज करने हैं। आज इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो बयानिया उठाया है मियां नवाज शरीफ ने, इस बयानिए के ऊपर जब ये फैसला हो जाएगा कि ये हक सच का है और फैसला हो चुका है, तो ये बयानिया सब इसको कबूल करें। सही है, ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे एक और भी चीज़ बताइएगा। पिछले कई महीनों से एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया भी है। एक तो वोट को इज्जत दो है, यकीनी तौर पे वोट को इज्जत होनी भी चाहिए, मिलनी चाहिए। एक है लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया। ज़रा समझा दीजिए कि इसकी तारीफ क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जेल में जाने के बाद चीज़ें बराबर हो गई हैं, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए हैं, या लेवल प्लेइंग फील्ड में और भी कुछ ऐसी चीज़ें अभी पन्हा हैं जो आवाम के सामने आना बाकी है? इसकी ज़रा तारीफ ज़रा खोल के अगर आप बयान कर देंगे तो मेरे और दूसरे तमाम आपको जो सुन रहे हैं इस वक्त उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। क्या है? देखिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है या अगर किसी ने करप्शन की है, तो उसको फिर माफी नहीं मिलनी चाहिए, कोई लाडला नहीं होना चाहिए, उसको कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी ने कोई गलती नहीं की और पनामा में किसी का नाम नहीं है, तो उसमें से इकामा बना के नाअहल नहीं करना चाहिए। जो कानून के मुताबिक चीजें हैं, अगर एविडेंस मौजूद है कि किसी ने फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया, प्लानिंग की, तो फिर उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर एविडेंस नहीं मौजूद कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये गलत है सब कुछ, तो फिर उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। और अगर आपने कानूनी तौर पे कुछ पहले गलत इकदाम लिए, टारगेटिंग की, तो वो अब नहीं होनी चाहिए और आगे किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जमात हो, उसका लीडर हो, उसके साथ कोई टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए और कोई फेवरेटिज्म भी नहीं होनी चाहिए। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड।
ठीक है, लेकिन राना साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा होना चाहिए जिसने करप्शन की है उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा जिसको है उसको सज़ा भी होनी चाहिए। करप्शन की बिल्कुल किसी तौर भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, आप और आपकी जमात समझती है बिल्कुल मासूम है। जो उनके साथ हुआ वो एक इंतकाम था, वो इंतकामी उनके साथ सियासत जो थी वो सामने उनके रखी गई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ साहब प्रूवन अभी नहीं है कि वो सज़ा याफ्ता नहीं है, अदालतों से वो सज़ा याफ्ता हैं, मतलूब भी हैं, और इसके कवी इम्कानात है कि वतन वापसी पे जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी उन्हें प्रूव करना बाकी है कि वो इनोसेंट है, मासूम है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो ऐसी सूरत में जबकि वो सज़ा याफ्ता है अदालतों से, तो आप लोग किस तरह से आइन और कानून को मावरा रखते हुए आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो एक फकीदुल मिसाल किस्म का उनका इस्तकबाल किया जाएगा? ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? देखिए, नंबर वन, जिन केसेस पे उनको सजा है, उसके जो जस्टिस अरशद मलिक साहब मरहूम थे, वो तो अपनी हयात जब वो थे तो उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड, ये उनका रिकॉर्ड कलम बंद है कि उनके ऊपर प्रेशर था और कोई करप्शन नहीं थी तो उन्होंने सजा सुनी, और उसी वीडियो के तहत उनको मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकब ठहराया गया और उनको जुडिशल ड्यूटी से फारिग कर दिया गया, लेकिन उनकी जो जजमेंट थी उनको कायम रखा गया। तो ये एक, मैं समझता हूं कि बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये टारगेटिंग है, वो सजा भी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये जो बोगस केस उनके खिलाफ बनाए गए, हम नहीं कहते कि वो आएंगे तो उनको फेस भी करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जो लीगल टीम है वो इतनी गुंजाइश पैदा करेगी और कानूनी तौर पे करेगी कि मियाँ साहब जब वापस आए तो वो मीनारे पाकिस्तान अपना खिताब करें, और फिर जो भी मामला लीगल टीम वो अपने आप को कोर्ट के सामने अगले दिन जरूर पेश कर देगी। कोई इससे ना कोई फरार होगा, ना सब कुछ कानूनी तौर पे होगा, और वो अपने आप को बिल्कुल कानून के सामने पेश। ठीक है। अच्छा, लेवल प्लेइंग की जो तारीफ आपने मेरे सामने रखी राना साहब, वो बिल्कुल बजा है, मगर पीपल्स पार्टी इस लेवल प्लेइंग की जो तारीफ है उसको नून लीग के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रही है? वो ये आप लोगों की जमात से क्यों शिकवा कर रही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तमाम जमातों को यकसा नहीं मिल रहा, और असल में जो उनका इख्तलाफ है, जो शिकवा है, वो नून लीग से? क्या शिकवा है आपका और पीपल्स पार्टी का? देखिए, पहले तो उनको इलेक्शन डेट से शिकवा था कि वो 90 दिन मांग रहे थे, और हमारा ये ख्याल था कि इलेक्शन जो है वो जनवरी एंड या फरवरी में हो। वो तो जो है एक बचकाना सी बात थी, क्योंकि जो इलेक्शन की डेट है वो हम कैलकुलेशन कर रहे थे डिलिमिटेशन के बाद 60 दिनों के अंदर इलेक्शन। तो वो कैलकुलेशन वो भी करें तो वो भी डेट अनाउंस कर सकते थे कि इलेक्शन कब होगा। दूसरा, उनको ये तकलीफ थी कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सर्व किया था पीएमएलएन के दौर में, वो कैबिनेट का हिस्सा है। तो देखिए, उनको हमने तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया, और अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो ईसीपी से बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं, और ईसीपी उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, या वो केयर टेकर सेटअप से राब्ता कर ले। बहरहाल, वो जो लोग जिनका वो नाम लेते हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, और ना आज तक उन्होंने कोई हमारी पार्टी की मीटिंग अटेंड की। बाकी उनको ये घबराहट है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, पंजाब में उन्होंने कोई कदम उनके नहीं जमे, और सिंध में भी मुझे लगता है वो लड़खड़ा रहे हैं। तो वो एक इनसिक्योरिटी का पहलू है जिसके अंदर वो हमें ये इल्जाम देते हैं, लेकिन हमारे कायद ने कहा है कि हमें इन इल्जामात के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं है, और हमें इलेक्शन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, बयानिए की तरफ, मुल्क को महंगाई से कैसे निकालना है, जो हमारे मुतासिर तबका है उनको मुश्किलात से कैसे निकालना है, इस चीज पर फोकस करें। ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना है, मगर जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। जो चीज़ें नून लीग की तरफ से सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो उनकी लीगल टीम काम कर रही है उसमें 2 से 3 मुतफरक दरख्वास्तें होंगी जो अदालत के सामने दायर की जाएंगी, रखी जाएंगी, और उस तरह से अपनी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। सवाल मुख्तसर सा ये है कि अगर उनकी अबूरी जमानत मंजूर नहीं होती, ये बात तो तय है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, अगर अबूरी जमानत नहीं मिलती तो ऐसे में क्या है? एयरपोर्ट से गिरफ्तारी आप लोग होने देंगे, या फिर मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा या खिताब करवा के आप इस रियासत के निजाम को या उसकी रेट को चैलेंज करेंगे? देखिए, हम कानून को के आगे जो है वो हम कानून से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने कानून से ना पहले लड़े हैं, ना हमने वो काम किया है जो खान साहब ने किया कि जब उनको अरेस्ट वारंट जारी हुए तो उन्होंने पेट्रोल बम और अपनी खवातीन को और एक लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया।
तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून के मुताबिक सब कुछ होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं आएगी, उनको पूरी जमानत मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। राना एहसान अफजल नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, चेहरे वही हैं, मिशन भी बिल्कुल वही है, यानी कि नया पाकिस्तान बनाने का जो एक मिशन शुरू हुआ था, बस पार्टी नहीं है, इसमें चेहरे सारे वही पुराने हैं। तो ऐसा लगता है कि किस तरह से ये मुमकिन होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आएगी और एक नया पाकिस्तान इन्हीं पुराने चेहरों के साथ बनाएगी। फिर सवाल ये भी है कि सियासी मैदान सजता हुआ इस वक्त हमें कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, सूरत हाल को इस किस्म की फिजा बनते हुए नजर आ रही है। सियासी मैदान के अंदर IPP जो है वो अपनी स्पेस क्रिएट करेगी, तो किस तरह से करेगी? क्या इस पार्टी की तरफ से अपना होमवर्क जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है? फिर सूरत हाल कुछ और भी है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, कोई बड़ा पावर शो हमें देखने को नहीं मिला, किसी किस्म की कोई कॉर्नर मीटिंग्स ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। तो ऐसे में जब इलेक्शन की तरफ ये पार्टी भी बढ़ेगी तो कोई बड़ा या ज़बरदस्त किस्म का चमत्कार ये लोग किस तरह से दिखा सकेंगे? फिर IPP के इंतखाबी मंशूर की बात करें, वो बड़ा ज़बरदस्त है, ये कहना चाहिए। उसमें ये है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे अगर ये लोग आ गए इक़्तिदार में, 50,000 रुपये कम अज़ कम उजरत होगी, बड़ी बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने का इंदिया भी दिया गया है। और पेट्रोल के हवाले से भी चीज़ें हैं जिससे अवाम आजकल बड़ी परेशान है कि वो पेट्रोल भी आधी कीमत पर मिलेगा मोटरसाइकिल सवारों को। मंशूर तो बड़ा ज़बरदस्त है, मगर इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अच्छा चौहान साहब, छोटे मोटे और भी सवाल हैं, वो वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे पूछती रहूंगी। जो एक बड़े कैनवस का एक बड़ा सवाल है, सियासी मैदान इस वक्त हमें लग रहा है कि सजता हुआ नजर आ रहा है। डेट ना सही, एक हफ्ता अनाउंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है, आपकी पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, आप लोगों की तरफ से बयान तो आ रहे हैं। आपकी जमात इस सियासी मैदान के अंदर अपना हरीफ किसे समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे हमारी रजिस्ट्रेशन के रास्ते में जो रुकावट थी कि हमने उकाब जो है वो इंतखाबी निशान मांगा था, और उकाब जो है वो पहले आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुशर्रफ लीग थी उसके पास था, लेकिन मुशर्रफ लीग के भी इस वक्त 5 हिस्से हो चुके हैं, और उनमें से जो मेन एक हिस्सा कि जिसके खाते में ये उकाब आता था उसके साथ मामला तय हो चुके हैं, और इंशाल्लाह उकाब इंतखाबी निशान के साथ 1-2 हफ्तों के अंदर हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर प्रॉपर तरीके से उसकी तंजीम साजी गली महल्ले से लेके और शहरों में, देहातों में, ज़िलों में प्रॉपर तरीके से उसकी तंजीम साजी भी स्टार्ट होगी। आपने कहा कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है? स्कोप ऑफ वर्क ये है कि हमारे साथ जो भी लोग हैं तमाम के तमाम अल्लाह पाक के करम से इलेक्टेबल्स हैं, जिनका अपना भी जो है वो 100 में से 5 से लेके 20%, 30% वोट वो अपना ज़ाती वोट भी रखते हैं अपने हलकों के अंदर। और सारे के सारे कोई साबका 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा MNA, MPA, मिनिस्टर वो लोग रहे हैं, उनके अपने हलकों में ग्रिप है, अपने हलकों में उनकी एक PR है और हलकों में उनकी खिदमात है। तो जब इलेक्शन का बिगल बजेगा तो इंशाल्लाह वो लोग जब मैदान में उतरेंगे तो वो तजर्बेकार लोग होंगे, उनका अपना भी 5% से लेके 30%, 35%, 40% वो ज़ाती वोट हमेशा रखते थे। तो बाकी नेक नामी भी कंसिडर होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी के साथ जो है वो टकराव की पॉलिसी नहीं रख रहे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी भी अदारे के साथ, किसी अदालत के साथ हमारा कोई टकराव की पॉलिसी नहीं है। जिस तरह इस वक्त तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी ना किसी हवाले से टकराव के मोड में है। कोई अदलिया के साथ टकराव के मोड में है, कोई जनाब आपका अदारों के साथ है, कोई रियासत के साथ है, कोई रियासती अदारों के साथ है, कोई आपस में है। हमारा ये नहीं है, हम तो तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम, पाकिस्तान की 3 चीज़ें लेके निकले हैं, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ और अमन सियासत करने। और तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम के अलावा हमारा दाएं बाएं पाकिस्तान के हवाले से और कोई एजेंडा नहीं है।
ठीक है, लेकिन चौहान साहब तकरीबन 2 दिन पहले जहांगीर तरीन साहब की भी स्टेटमेंट हमारे सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी इलेक्शन के अंदर जो हमारी पार्टी एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। कुछ शेयर करेंगे वो सरप्राइज क्या होगा? क्या सरप्राइज आप लोग देने जा रहे हैं ऐसे में कि जब अभी हमें कोई पावर शो आप लोगों की तरफ से नजर नहीं आ रहा? रजिस्टर्ड होना तो एक अलग मामला है, मगर आप लोगों की तरफ से हमें कोई गर्मजोशी नहीं नजर आ रही पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कैनवस के ऊपर। सरवत, आप मुझे ये बताओ कि गर्मजोशी किस पॉलिटिकल पार्टी की आपको नजर आ रही है? आपको नून लीग की गर्मजोशी नजर आ रही है? आपको पीपल्स पार्टी की गर्मजोशी नजर आ रही है? चौहान साहब कुछ ना कुछ उनकी स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। चौहान साहब स्टेटमेंट्स उनके कुछ ना कुछ नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो बड़े हमें मुतहरक नजर आ रहे हैं। नून लीग के कैंपों में चाहे जो भी फिजा है, मगर इस वक्त वहां भी हलचल मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन का मौसम आ रहा है, आप लोगों की तरफ से नहीं आ रही कोई स्टेटमेंट। हमारा भी अल्लाह पाक का करम है, सारी जोड़ तोड़ हमारी जनाब वो चल रही है। जैसे ही पार्टी रजिस्टर्ड होगी और उसके बाद फिर आपको जो है वो एक बहुत बड़ी लॉट जो है वो MNA MPA जो साबिक थे और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के अहम लोग थे, वो हमारी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी पॉलिटिकल और इलेक्शन का मोड नहीं है, कहीं पे भी। नून लीग वाले बेचारे सुबह एक स्टेटमेंट देते हैं, शाम को दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। सुबह कहते हैं आ रहे हैं, शाम को कहते हैं पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से और बहुत सी चीजें हैं। पीपल्स पार्टी का कौन सा आप मुझे बताएं ना, इस वक्त थ्रिलिंग मूड है इस वक्त कौन सा? आप ना, हम भी सियासी कारकुन है, सारी जिंदगी एक सियासी कारकुन की हैसियत से गुजरी है। अभी पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और पॉलिटिकल पर्दा स्क्रीन है, उसमें इस वक्त जनाब अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। जब ये सारी गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी की पूरी जनाब सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, वो जब छटेंगे, क्लियर होंगे, फिर उसके बाद जनाब आपकी पॉलिटिकल जनाब पंजाबी कहते हैं ना हिलजल पिस्टल फूका फाका, वो जनाब शुरू होगा। तो इंशाल्लाह IPP भी आपको पूरे जोश और पूरे जज्बे के साथ मैदान में नजर आएगी। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, बीइंग अ वोटर मैं भी जाहिर सी बात है आपसे ये सवाल करूंगी, और जिस दरवाजे पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और इलेक्टेबल्स जाएंगे वोट के लिए, उनसे डिमांड करेंगे। वोटर ये सवाल करता है कि चलिए आप एक नई पार्टी के अंदर आ गए हैं, नया बयानिया है, टकराव नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, एक मुस्तहकम तरीके से पाकिस्तान को इसकी पटरी पर चढ़ना चाहिए, हमारी सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। मगर वोटर बड़ा जालिम होता है, वोटर तो अपना सवाल करता है। क्या वो आप लोगों को नहीं लगता वो आप लोगों से सवाल करेगा माजी के 3-3.5 साल आप लोगों ने क्या किया था? आज आप एक नए बयानिए के साथ एक बार फिर से हमसे वोट डिमांड करो, और आपको पता है इस वक्त वोटर जो है बड़ा गर्म हुआ बैठा है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, पूरा पाकिस्तान का वोटर इस वक्त गर्म हुआ बैठा है। तो आप लोग क्या जजमेंट देंगे या क्या किस तरह से कन्विंस करेंगे उन्हें? अरवत, हमने तो अपनी जनाब परफॉर्मेंस देनी है। मैंने बीइंग वज़ीर सकाफत, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर जेल खानाजात पंजाब, मैंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि अल्लाह पाक के करम से टके आने का कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, टके आने का कोई जनाब सरकारी गबन का, सरकारी मारामारी का इल्ज़ाम नहीं है। जेल खानाजात 1.25 साल की मिनिस्ट्री में पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में किसी ने इतने इनकलाबी इक़दाम नहीं किए जितने फयाजुल हसन चौहान की क़यादत में 1.25 साल में हुए, जिसकी गवाही आपका जनाब हवालदार एक स्पाई से लेके IG जेल खानाजात तक, और आपके 52-53 हज़ार कैदी, आपकी 43 जेलें, बच्चा इसकी गवाही देता है। ये आप सर्वे मेरी तरफ से कर लीजिएगा। सकाफत का 6 महीने वजीर रहा हूँ, उसका आप किसी प्रोड्यूसर से, किसी डायरेक्टर से, किसी अदाकार से, किसी फिल्म के, किसी ड्रामे के, किसी शोबिस के, किसी आर्टिजन के शोबे के बंदे से पूछ लें कि वो जो 6 महीने फयाजुल हसन चौहान के थे और पिछले 70-76 साल पंजाब की सकाफत की मिनिस्ट्री के, वो आपको फर्क बता देंगे। हम में से हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस लेके जाएगा कि हमने क्या किया, क्या हमारे ऊपर नैब के केसेस हैं, क्या हमारे ऊपर करप्शन के केसेस हैं, क्या हमारे खिलाफ एंटी करप्शन या नैब ने कोई खरबों रुपए और अरबों रुपए की लूटपार का कोई हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाया हुआ है, क्या हमने अपनी परफॉर्मेंस अपनी मिनिस्ट्रियों के अंदर पूरी की कि नहीं की, क्या हमने अपने हल्कों के 2.25 अरब रुपए के मैंने तरक्याती काम अपने हल्के के अंदर करवाए हैं। हर शोबा जिंदगी के अंदर गैस, बिजली, मेरे हल्के की कोई सड़क, कोई गली कच्ची नहीं है। ये मैं आपको चैलेंज दे के कह रहा हूं, मेरे हल्के की कोई गली, कोई सड़क कच्ची नहीं है। मेरे हल्के में मैंने 50 ट्यूबवेल 1-1 करोड़ की मालियत के, कि जो कहना जुबान से बड़ा आसान है लेकिन लगवाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपने हर गली मोहल्ले के अंदर पानी का मसला हल किया। बिजली, गैस, सड़कें, गलियां, सीवरेज, पानी, हर हवाले से काम किया। गली मोहल्ले की सतह से लेके
हल्के की तरक्याती कामों से लेके अपनी मिनिस्ट्री की हद तक, और कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, टके आने की करप्शन का इल्जाम नहीं, लाखों की करप्शन का इल्जाम नहीं, करोड़ों की करप्शन का इल्जाम नहीं, अरबों की करप्शन का इल्जाम नहीं। हम ये परफॉर्मेंस लेके जाएंगे अपने हल्के के अंदर, अपने वोटर्स के पास, अपने सपोर्टर्स के पास। ठीक है, चलिए ये तो बड़ी जबरदस्त बात है चौहान साहब, लेकिन एक और भी आप लोगों ने, जो आप लोगों की पार्टी ने इंतखाबी मंशूर दिया, एटलीस्ट बहुत सारे लोगों की बात नहीं करूंगी, अपनी बात करूंगी, उसने मुझे बड़ा मुतासर किया, बड़ा जबरदस्त किस्म का इंतखाबी मंशूर है। मगर हमारे मुल्क में वसाइल तो है नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं है। घाक सियासतदान जिन्होंने दिहाइयों तक इस मुल्क के ऊपर रूल किया है, हर 5 साल के बाद जब वोटर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो कहते हैं हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। आप लोगों का इंतखाबी मंशूर बिल्कुल ये कहता है दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। मुझे ये बताइए, वसाइल तो है नहीं, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इस मुल्क के ऊपर रूल किया, उनको तो कुछ नहीं कर सके, वो तो अवाम की हालत नहीं बदल सके। आप ये सिर्फ मंशूर एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे सामने लेके आए हैं, या आप लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली या पॉलिसी क्या है, किस तरह से मुमकिन करेंगे आप? साहिबा, इट्स नॉट अ इलेक्शन स्टंट। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा रियलिस्टिक, बड़ा एप्रोप्रिएट, बड़ा ऑप्टिमल किस्म का जनाब हमने अपना मैनिफेस्टो दिया है। आपके सामने एक चीज बड़ी सादा सी है। एक तरफ है वो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका नाम पीटीआई ने दे दिया था एहसास प्रोग्राम। अरबों, कई 100 अरब उस पर लगते हैं, कई 100 अरब। हासिल वसूल क्या होता है? लोगों को भिखारी बना दिया, लोगों को जनाब खैराती बना दिया, लोगों को ज़काती बना दिया, लोगों को जनाब छोटी छोटी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के खर्चों का जनाब असीर बना दिया। उसकी जगह हमारी पार्टी ने जो 4 आपने मेन चीजें कही, 300 यूनिट तक की बिजली फ्री सरकार देगी, रियासत देगी, सूबा देगा। आपका जनाब आधी कीमत के ऊपर मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल मिलेगा। आपका 12.5 एकड़ जमीन वालों को जनाब आपके ट्यूबवेल का और डीजल का जनाब और बिजली के जनाब फ्री मिलेगी। जनाब इसी तरीके से बाकी जो चीजें जितनी बताई गई हैं, आप बताएं कि अगर उन अरबों, कई 100 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम का, उसको सिंक्रोनाइज तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है इन 4-5 चीजों को, इस तरह की और भी बहुत से ऑप्शंस को जनाब मटेरियलाइज करने में और उनको इंप्लीमेंट करने के हवाले से। तो हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सारी चीजें पेश की है। हमने वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, एशियन टाइगर, जनाब रोटी कपड़ा और मकान, हमने ये बातें नहीं की। तो अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं, इंशाल्लाह आईपीपी इक़्तिदार में आएगी, सूबे में हो या मरकज में हो, हम इस पूरे मैनिफेस्टो के ऊपर अमल दरामद करेंगे। हम पानी से पकौड़े नहीं तलेंगे, हम रियलिस्टिक तरीके से इन सारी चीजों को, और ये वक्त की जरूरत है और पाकिस्तान के अंदर चीजें मौजूद है। इन पैसों के अलावा अच्छा चौहान साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, चौहान साहब ब्रेक की तरफ जाना है, इसी से रिलेटेड एक सवाल ले लें। ब्रेक की तरफ जाना है, इसी से रिलेटेड एक सवाल ले लें। मुझे जरा समझा दें, मुझे एक आखिरी सवाल करना है, मुझे आप ये समझा दें, कर्जों का एक पहाड़ है, IMF के बगैर हम सांस तक नहीं ले सकते, 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते, टांगे हमारी कांप जाती हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? कर्जों के इस पहाड़ के साथ आप इतनी चीजें कर देंगे, पेट्रोल भी आधी कीमत पे, बिजली भी इतनी मुफ्त हो जाएगी, कैसे होगा? देखिए, अभी आपकी IMF की हेड ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की जितनी रूलिंग क्लास है उसके मुंह पे एक तमाचा मारा। उन्होंने कहा गरीबों को सब्सिडी जनाब फैसिलिटेट करो, लेकिन अमीरों से जनाब टैक्स लो। मैं आपको, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, हमने FA में, BSc में, MSc में इकोनॉमिक्स पढ़ी है। मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते से आपको एक चीज बताऊं, मौजूदा पाकिस्तान के हालात में ऐसी रूलिंग क्लास चाहिए जो इंतहाई इनकलाबी तरीके से जो है वो हुकूमत को चलाए। इनकलाबी जबान से कहने से नहीं, इनकलाबी अमल के हवाले से। उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, चलना फिरना, उनकी एक एक चीज आम पब्लिक को नजर आए कि ये आम क्लास की तरह जनाब इस डूबते हुए मुल्क को बचाने के लिए खुद भी आम क्लास की तरह रह रहे हैं। ये करना पड़ेगा आपको जनाब, अपनी फैसिलिटीज छोड़नी पड़ेंगी आपको, अपने पेट्रोल की, अपनी बिजली की, अपनी गैस की, अपनी VVIP जनाब जितनी चीजें हैं। जब आपकी रूलिंग क्लास छोड़ेगी, प्रेसिडेंट छोड़ेगा, वजीर आजम छोड़ेगा, मिनिस्टर छोड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स छोड़ेंगे, जजेस छोड़ेंगे, तो उसके बाद फिर आम पब्लिक भी इस चीज के ऊपर आएगी कि हाँ
अब हमारे वो हुक्मरान आए हैं। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब हमारे मौजूद थे। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अगर खुशहाली के रास्ते की तरफ हमें गामजन होना है तो सबसे पहले कट उन जगहों पर लगना चाहिए जो प्रोटोकॉल के जुमरे में आते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेते वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो अफगान पनाह गुज़ीन है वो अपने तय एक बहुत बड़ा मसला है, मगर इसका बैकग्राउंड हमारे सामने होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जब 1979 में दो आलमी ताकतों के दरमियान जंग हुई थी, या 2001 की हम बात करते हैं कि अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग की थी, उसका खमियाजा किसने भुगता? उसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। कई सियासी चैलेंजेस हैं, मौशी चैलेंजेस भी हैं, उसके बावजूद पिछले 40 साल से पाकिस्तान इन तमाम अफगानियों की मदद कर रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बनाए पनाह गुज़ीन की एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों को होस्ट करने वाला दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है। और इस वक्त बताया जा रहा है 37 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर या पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। 13.5 लाख सिर्फ ऐसे हैं अफगानी जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, बाकी जितने भी हैं इस वक्त वो गैर रजिस्टर्ड हैं। और यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि पाकिस्तान के वसाइल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हैं, और अगर मसाइल की बात करें तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बड़े गंभीर किस्म के हैं। एक नस्ल तो आई, मगर दूसरी नस्ल भी यहाँ पर पैदा हुई, परवान चढ़ रही है। अब उनको बाहिफाजत निकालने का तरीक़ेकार हो क्या सकता है, देखना ये होगा। पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा बड़े ज़ोर शोर के साथ ये मंसूबा हमारे सामने आया था कि जो अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में हैं उनको बाहिफाजत वापस भेजा जाए, मगर कोई खातिर ख्वाह इसके ऊपर काम हुआ नहीं या होने नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा उनके शनाख्ती कार्ड्स का भी मसला है। दूसरी नस्ल जो परवान चढ़ रही है वो यहीं पर पैदा हुई, यहीं पर पली बड़ी, यहीं पर आगे आई, तो अब उनका भी मसला है कि वो पाकिस्तान से कैसे जाएंगे। ये तमाम मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, मगर इनको हल करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सवालात आपके साथ में मैं रखूंगी, मगर ये एक बड़ा मसला हमारे सामने उठता है कि हमारे पास कुछ एक्चुअल फिगर्स नहीं है अफगान पनाह गुज़ीन के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 37 लाख लोग मौजूद हैं। आपकी क्या इसके अंदर अपनी राय है कि पाकिस्तान में कितने लाख पनाह गुज़ीन अफगानिस्तान से यहाँ पर अभी मौजूद हैं जिनके फिगर्स एक्चुअल हमारे सामने नहीं हैं? बहुत शुक्रिया सरवत। तो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज जिनके पास दे आर इन पोजीशन ऑफ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, जो नादरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इश्यू किया, वो तकरीबन 1.4 मिलियन हैं। और इसके अलावा 2017 में एक और एक्सरसाइज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की। हमने फिर कोशिश की अफगान से क्रॉस पाकिस्तान उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, तो उससे हम लोगों के करीब हम दोबारा दे आर इश्यूड विद ट्रांसलेशन कार्ड्स, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है असाइलम सीकर्स, जो वहाँ अफगानिस्तान से आते हैं और यहाँ के कहते हैं यूएनएचसीआर को कि हम वहाँ से भागे में प्रोसिक्यूशन का डर है। तो देयर आर थाउजेंड्स जो यूएनएचसीआर ने इशू किए हैं एट देयर ओन। और इसके अलावा जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान है, दे कैन बी इन मिलियंस, मतलब इसमें वे कैन बी 1 मिलियन 2 मिलियन, वो क्योंकि आगे नहीं आए। और इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं राइट फ्रॉम 79 वो मर्ज हो चुके हैं ऑलरेडी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। और फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन जो NICs है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो हमारे हैं, दे आर इन थाउजेंड्स, जो नादरा ने लास्ट ईयर भी थाउजेंड्स के हिसाब से ब्लॉक भी किए हुए थे। अब रिसेंटली जब ये अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो अनदर 6 लाख दे फ्लड और फिर यहाँ पाकिस्तान आए थे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में। सो सेफली वी कैन से देयर अराउंड 4 मिलियन है, लेकिन उसमें 23 लाख दे आर डॉक्यूमेंटेड अफगान है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं।
ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते भी हैं, जानते भी हैं कि हमारे सियासी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है, मगर हमें अपनी इकॉनमी को लेके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है जिससे नबरदाजमा होना पड़ रहा है। बड़े मुश्किलात हैं हमारे ऊपर इकॉनमी के लिहाज से। पाकिस्तान की आबादी, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि अपने तय बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में तकरीबन 37 से 40 लाख लोग जो कि रेफ्यूजीज हैं, उनका बोझ उठाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या सेफ साइड इन लोगों के हवाले से अपनाई जा सकती है? और बड़े लोग ये सवाल भी करते हैं कि जो रेफ्यूजीज हैं एक्चुअली ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते, किस तरह से असरअंदाज होते हैं हमारी इकोनॉमी पे? अभी ऐसा है कि देखें जी कि जिस तरह आप बता रही थी, दिस इज थर्ड जनरेशन यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुई है। सेकंड और थर्ड जनरेशन ने अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, और यहाँ पे वो पाकिस्तान में बिल्कुल एक्लेमेटाइज मतलब सेटल हो चुके हैं। यहाँ पे सारे जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और स्कूल्स में हैं। $1 बिलियन के एक्सपेंडिचर्स हैं पाकिस्तान के, बिसाइड UNHCR के। तो वो अभी ये इकोनॉमी में ये है कि इनका लेबर जो है ना, चीप लेबर है। मिसाल के तौर पर जो एक पाकिस्तानी आम बंदा था, जो काम वो 200 रुपए में करता था, ये 50 रुपए में कर देते हैं। तो उससे वो भी मसला हुआ। एक सोसाइटी में कैटेगरी क्रिएट हुई बिटवीन रेफ्यूजीज एंड लोकल लेबर के दरमियान में, एक वो इशू खड़ा हुआ है। फिर स्मगलिंग वाला फैक्टर भी है दरमियान में। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फ्रंट मैन रख के प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। बहुत बड़े प्लाजाज यहाँ पे हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं, मतलब वो टैक्स के उसमें नहीं आ रहे। डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलो किया है कि ये आप बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, किसी भी बैंक में जाके, और बैंक्स को ऑर्डर्स भी है कि आप इनके वो कर, इसके बावजूद वो रिस्पांस नहीं है। और इसके अलावा फिर ये है कि यकीन रिजल्टमेंट है, स्पेशली प्रोविंस लाइक बलोचिस्तान में। वहाँ पे देयर इज ए इशू ऑफ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, मतलब सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि वहाँ दो कम्युनिटीज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डिफरेंस नेशनलिस्ट इसको बार बार इसको उठा रहे हैं। तो मसला ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी पे तो एक वो है प्रेशर उसमें पड़ रहा है, लेकिन अभी हम मजबूरी हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये है, डिस्पाइट द फैक्ट 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, 67 का प्रोटोकॉल है, और इसके अलावा जो कोई और भी चीज़ है, हमने इस्लामिक ब्रदरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से वी अकोमोडेटेड दिस अफगान रेफ्यूजी जो पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आके इसके बाद से ये अभी वापस नहीं जा रहे हैं। फिर एक अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वी आर एक्टिंग एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हमने यूनाइटेड UNHCR के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि वॉलंटरी रिपेट्रिएशन होगी टू अफगानिस्तान, तो फोर्स रिपेट्रिएशन नहीं होगी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, दोज हु आर अनडॉक्यूमेंटेड, जो मतलब कम अज कम जो 20 लाख के करीब अनडॉक्यूमेंटेड है। स्पेशली हमारे अर्बन सेंटर्स में एक और मसला जो इश्यू आ रहा है कि अपने कैंपों में ये 25% है, रेस्ट दे आर इन द मेन सिटीज में। यू विल फाइंड देम पेशावर में है, क्वेटा में है, कराची में है, स्टेट क्राइम्स में इन्वॉल्व है, दूसरे जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। तो पाकिस्तान को यकीनन पॉलिसीज बनानी चाहिए। लास्ट टाइम सिंस आई वाज पार्ट ऑफ दिस अफगान रेफ्यूजीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम टाइम, तो मुझे पता है कि हमने बहुत कोशिश की थी वापस भिजवाने की। देन अफगानिस्तान में सिचुएशन वाज नॉट कंडीसिव, वहाँ पे वार थी। अब सिंस अफगान तालिबान आए हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एक एस्टेब्लिश हो चुकी है, हालात बेहतर हैं पहले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब कोशिश करनी चाहिए, दोस्त अनडॉक्यूमेंटेड है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके इनको वापस भेजने चाहिए, लिविंग असाइड दोज आर डॉक्यूमेंटेड, जिनका एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है विद यूनाइटेड नेशंस। ये ऑप्शन तो ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट इसके ऊपर काम होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो उसको हमेशा जो है वो रेफ्यूजीज के साथ जोड़ा जाता है। कितना गहरा ताल्लुक आपको इसका नजर आता है? एक तो वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, चलिए उनकी समझ आती है, जो गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है या पनाह गुज़ीन है वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये जो लिंक आपस में कर दिया जाता है, इसके लिए दरमियानी रास्ता क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी शिकायत मौसूल भी होती है कि हम बड़े पुरअमन किस्म के लोग हैं, हमें जानबूझ के इसमें धकेला जाता है। तो ये बेहतर नहीं है जो गैर रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि ये भी उस सर्कल में आ जाए, एटलीस्ट तब तक जब तक वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? ये आप सही कह रही हैं। लास्ट टाइम जो 2017 की एक्सरसाइज हुई, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की टू डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंटेड अफगान,
सरप्राइजिंगली लोग नहीं आए, उन्होंने खुद अवॉइड किया। फिर ऊपर से हमें एक जो फैक्टर बनता है, सिंस कुछ लोग ट्राइब्स अक्रॉस द बॉर्डर सेम हैं, कुछ फिर अकॉर्डिंगली ट्राइब्स वाले लोग जो हैं उन्होंने भी अकोमोडेट किया हुआ एक दूसरों को, तो वो, लेकिन ये है कि हमारी जो एक असेसमेंट है, अभी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो एसएचओ है किसी भी एरिया का, उसको पता है कि कौन सा यहाँ पे लीगल बंदा है, कौन सा इलीगल यहाँ पे रह रहा है। तो एक एक्सरसाइज की हो सकती है जिसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जिसमें फ्रंटियर कोर भी इसमें शामिल होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल होगी, वो ये करके बंदे भिजवा सकते हैं। एक दफा प्लान बना था लेकिन सिचुएशन की वजह से नहीं हो सका। लेकिन हमें यकीनन ये जो हमारी इकोनॉमी पे एक बड़ा बहुत बोझ है, जो अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं, यकीनन उनको हर हालत में भेजने चाहिए। इसमें भी बाज़ मसाइल ये भी आ रहे हैं कि जी इसको कौन फंड करेगा, कैसे यहाँ से जाएंगे, तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो वो भी है, इसमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको फंड कर सकती है, सारा कुछ है। लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि यूनाइटेड नेशन वाले दरमियान में आते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी दरमियान में आती है, वो कहते हैं जी आप किसी को फोर्स ना करें, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। लेकिन अभी हालात बेहतर हैं, वो वाले हालात नहीं है जो आज से बिफोर अफगान तालिबान के टेक ओवर करने से पहले के हालात थे, वहाँ पे ठीक नहीं थे, अभी तो वहाँ पे है। आप देखें कि एक वक्त था कि अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में 5.5 मिलियन थे, अभी बहुत सारे तो बहुत जा चुके हैं वापस। और एक मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग हुई विद गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान कि आप फुल फैक्टर्स क्रिएट करें कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वापस आए। तो इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रपोजल दी थी कि आप कोई लैंड का पीस ऑफ लैंड इनको दें, कोई अपना घर बना सकें, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग भी दिलवा रही थी, उनको ट्रेन भी कर रही थी, और ताकि वापस जाके दे कैन टेक पार्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। सो बहुत सारी चीजें हैं। तो इफ मतलब गवर्नमेंट डिटरमिन होगी और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लेंगे तो होपफुली ये लोग वापस जा सकते हैं, और स्पेशली दोज आर अनडॉक्यूमेंटेड। सही सही, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने अफगानिस्तान के अंदर की और अफगानिस्तान के हवाले से बात की है, मुझे ये बताइएगा कि अमूमी तौर पे जब भी कलअदम टीटीपी का मामला आता है तो अफगान गवर्नमेंट की पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ गाए बगाए टेंशन चलती रहती है। समटाइम्स तो बहुत ज़्यादा आगे हीटअप हो जाता है ये मामला, समटाइम्स जो होता है दरमियान में गुफ्तगू तक बात रहती है। हमेशा दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास कुछ तुरप के पत्ते होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, डिफेंस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको नहीं लगता अगर कलअदम टीटीपी के मामले पे अफगान गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ताउन नहीं करती या उस सतह पे ताउन नहीं करती जो उनके सामने डिमांड्स रखी जाती हैं, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये बेहतरीन ऑप्शन नहीं है कि प्रेशराइज उनको किया जाए कि उनके जो पनाह गुज़ीन हमारे मुल्क में हैं उनको बेदखल किया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है? आपको लगता है कि इस किस्म की स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा सकती है? देखें जी, बड़े स्ट्रेटेजीज है, दिस इज वन ऑप्शन जो रेफ्यूजीज वाली है। इसके अलावा देखें ना कि एक तो उनको पहले यह था कि हम हमेशा कोशिश थी कि जी ब्रदरहुड के अंदर रहते हुए चीजें आपस में सेटल करें, बट इस दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई इनफ इज इनफ। राइट फ्रॉम देखें ना चतराल से लेके इट इज पेशावर है, बन्नू है, लकी मरबत है, टोंक है, और डेरा DI खान है, एंड जोक टेक्स हो रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। टीटीपी के जो टेररिस्ट है दे आर यूजिंग दी सेफ हेवंस फ्रॉम अफगानिस्तान, और लेटेस्ट वेपन्स लेके वहां से आ रहे हैं जो नेटो वाले जो अमेरिकन छोड़ के गए वहां पे, तो उससे बड़ा डैमेज हो रहा है। लेकिन उससे एक वो डेवलपमेंट है, तो उसमें यकीनन जो आप कह रही है, इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हो सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। ये चीजें हो रही हैं। वो आपने देखा होगा कि एक दफा के गेट बंद हुआ तो फिर क्या उसके नताइज निकले थे। इसी तरह चमन में भी होता रहा है, गेट बंद होता है, क्योंकि इससे नुकसान अफगानिस्तान का है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान को ऐसा कोई नुकसान हो कि इस्लामिक ब्रदरहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन एक हर चीज की एक लिमिट है कि उसको या वो क्रॉस करेंगे। इसके अलावा देखें रीजनल कनेक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें खाली पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, द इंटायर साउथ एशिया। या अभी आप देखें कि वहां पे टीटीपी भी है, IS खुरासान द स्ट्रॉन्गेस्ट अभी है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो स्ट्रॉन्गेस्ट अभी है IS खुरासान है, वहां पे है। अल-कायदा है, अल-कायदा इन सब कॉन्टिनेंट है। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहां पे है, इस्लामिक उज़्बेकिस्तान मूवमेंट वहां पे है। तो ये सारे एक थ्रेट बन रहे हैं।
तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में फ्यूचर का जो थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान से है। सो देयरफॉर द इंटायर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है उनको फिक्र है। अभी आपने देखा होगा कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं जो पिछले जो थे जनरल मैकेंजी, ही सेड कि मैं अपने पूरी जिंदगी में इस चीज को नहीं भूलूंगा, हमने बड़ी गलती की कि वी एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। और जो उन्होंने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए था, और कहते हैं हमारे एग्जिट से वी अलाउड देम टू रीग्रुप एंड रीगेन स्ट्रेंथ। और इसी तरीके से अभी जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उन्होंने भी यही कहा है। तो चाइना का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी है, सेंट्रल एशिया का भी है, ईरान का भी है, पाकिस्तान का। तो रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल प्रेशर होगा तो वो एक चीज चलेगी। फिर ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी है, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने दी है। दोहा अकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इसके ऊपर। जो कमिटमेंट उन्होंने ट्राइलेट दी है पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज को दी है, सो देयरफॉर इनकी कमिटमेंट है। बट द पॉजिटिव थिंग जो रिसेंटली मैंने अभी देखा है कि हमारे जो स्पेशल एनवाई है ऑन अफगानिस्तान आसिफ दुरानी वाज इन काबुल, ही मेट अफगान फॉरेन मिनिस्टर, और उसमें एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप हुई है। और उन्होंने ये कहा कि जी अफगानिस्तान जो है कि वो कंक्रीट स्टेप्स लेंगे कि टू कंट्रोल टीटीपी के एलिमेंट जो वहां पे हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने कहा जो बॉर्डर्स के इश्यूज हैं वो भी आपस में बैठ के सेटल करेंगे, जॉइंट कमीशन बनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई थर्ड पार्टी को हम मौका नहीं देंगे कि वो इस इश्यू को एक्सप्लॉइट करके दोनों कंट्रीज की जो ताल्लुकात है इनको डैमेज करे। तो मेरा ख्याल में कि एक, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई इररिलेवेंट किस्म के या पब्लिक स्टेटमेंट सामने आते, होपफुली थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सो मच। बेहतरीन रास्ता तो ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, यही होना चाहिए कि दो ममालिक जो हैं वो आपस में बैठ के अपने मामलात को हल करें। किसी थर्ड पार्टी को, किसी सालिस को दरमियान में इन्वाइट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।